आप लोगों का क्या निकलता है, वेटिंग टाइम निकालना था आई थिंक, एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है, गैंट चार्ट आपको बनाना है, गैंट चार्ट बनाने के बाद में इसको आपको सॉल्व करना है। बेसिक सी चीज है, कुछ भी बड़ा लॉजिक नहीं है। और कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट, क्योंकि प्रिमिटिव है। देखो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो होती है वो दो तरीके से काम करती है, एक प्रिम्पशन में और एक नॉन प्रिम्पशन में। नॉन प्रिम्पशन कोई छीना झपटी नहीं होगी, कीवर्ड भी सिखाया था कि एक प्रोसेस जब सिस्टम में आ गई तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है वो आपके सिस्टम को नहीं छोड़ेगी या रैम को नहीं छोड़ेगी। वेयर एज आप लोगों का जब प्रिमिटिव एल्गोरिथम आती है तो अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है तो आप लोगों की लो प्रायोरिटी प्रोसेस को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस पहले लगेगी। ठीक है ना? तो यहां पर गैंट चार्ट बनाना है और इसको सॉल्व करना है। चलिए आइए सॉल्व करके देखते हैं। गैंट चार्ट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। अब 0 पे तो एक ही प्रोसेस आई है तो प्रोसेस P1 को रन करते हैं। प्रोसेस P1 रन करेगी 1 यूनिट टाइम के लिए, इसका टाइम बच जाएगा 7 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब हो गया है 1 का टाइम और 1 पे अराइव हो चुकी है प्रोसेस P2। दोनों में से जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा वो हम लोग चलाएंगे, तो ये चलाएंगे भाई, तो P2 आ जाएगी। अब P2 जब रन करेगी तो आप नोटिस करिएगा, आप कंपेयर कर लीजिए इसको, कभी भी हमेशा ही P2 सबसे कम टाइम ही लेगी। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, इसी को बोल दो कि हाँ भाई इसको पूरे 4 सेकंड चला लो या 4 यूनिट ऑफ टाइम चला लो, तो 5 तक तो P2 ही चलने वाली है। इसके बाद में P2 आप लोगों की सिस्टम के बाहर, क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया है। अब P1 है और P3 दोनों ही सिस्टम में आ चुके हैं। दोनों में से कम समय किसका है, P1 का है। तो P1 और कितने समय लगेगी, 7 यूनिट और चलेगी, यानी कि 12 के तक चलने वाली है। और फिर P3 आएगी और P3 पूरा 9 टाइम लेगी, यानी कि 21 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P3 चलने वाली है। तो ये आपका हो गया बर्स्ट टाइम, ये कंप्लीशन टाइम। तो यहाँ पर ही लिख देती हूँ, कंप्लीशन टाइम निकालिएगा। तो कंप्लीशन टाइम इसका आ गया 21, इसका आ गया 12 और इसका आ गया 5। यहाँ से मैं टर्न अराउंड टाइम निकाल सकती हूँ और टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस करके वेटिंग टाइम निकाल सकती हूँ। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन माइनस अराइवल, यानी कि ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आप लोगों का 19 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर दूं तो वेटिंग टाइम निकल जाता है। तो वेटिंग टाइम माइनस करिए, 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, 4 में से 4 गए तो 0 बचेंगे, 19 में से 9 गए तो 10 बचेंगे। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो 14 आपका टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.66। ठीक है, 3 से 4 टाइम 12, 3 से 4 टाइम और 3 से 6 टाइम 18। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम में निकलवाता तो भी निकाल देते, 12 और 4 और 19 ऐड करते, डिवाइडेड बाय 3 करते तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम में निकल जाता। इस तरीके से एवरेज टर्न अराउंड टाइम में निकाल सकते हो, एवरेज वेटिंग टाइम में निकाल सकते हो। सबसे ज्यादा फेमस है आप लोगों की शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है जिसका एवरेज वेटिंग टाइम सबसे अच्छा होता है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि रिस्पॉन्स टाइम बेस्ट कौन सी एल्गोरिथम का होता है? CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से ये रिस्पॉन्स टाइम सबसे अच्छा कौन सी एल्गोरिथम का होता है, ये आप एक सवाल है। नेक्स्ट देखो, which one of the process is not a condition for process state transition from running state to wait state? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये आप लोगों का, और प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाने का मौका मुझे यहाँ पर मिल गया है, जो कि मैं बनाऊंगी कलर चेंज करके इस बार। अब देखो सीन ऐसा है कि मेरे पास में सबसे पहले प्रोसेस आती है न्यू स्टेट के अंदर, और ये जो चीज है ये है आप लोगों के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब ये न्यू स्टेट से हम निकलते हैं और हम लोग बजाते हैं रेडी स्टेट की लाइन में। तो अब रेडी स्टेट में हम गए, रेडी से हम किस में जाएंगे, रन स्टेट में जाएंगे, और रन स्टेट के बाद में हम लोग चले जाएंगे एग्जिट स्टेट के अंदर, है ना। अब ये जो एग्जिट वाली स्टेट है ये भी कहाँ है, ये भी यही है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि इनके बीच में हो सकता है मेरे पास में क्या हो, कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आ गई हो, तो मैं कहाँ चली जाती हूँ, वेट वाली में, जिसको हम ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कोई इनपुट आउटपुट के लिए रन ने बोला नहीं तुम वेट में जाओ, फिर ये दोबारा से क्यू में लगेगा और ये पूरा सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, एग्जिट को टर्मिनेट भी कहते हैं, ब्लॉक को वेट भी कहते हैं, वेट को ब्लॉक भी कहते हैं। ये पूरा सिनेरियो मेरा चल रहा है। अब सीन ऐसा होता है कि मेरे पास में मान लीजिए आ जाती है कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस और कोई लो प्रायोरिटी प्रोसेस है जो ऑलरेडी चल रही हो। सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जब मेरे पास में प्रिम्पशन अलाउड हो कि रन से स्टेट उठ के रेडी में डायरेक्टली चली जाए। सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है, व्हेन अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कम्स एंड प्रिम्पशन इज अलाउड। चीना चपटी हो जाएगी और लो वाली को बोलेंगे तुम जाके इधर खड़े हो जाओ। अदरवाइज
सीक्वेंस यही होता है कि ये यहाँ से यहाँ आता है इनपुट आउटपुट के लिए फॉर एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और जब इनपुट आउटपुट आप लोगों का कंप्लीट हो जाए तो फिर से रेडी की क्यू में लग जाओ। पर सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें ये क्या होता है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती है और लो प्रायोरिटी प्रोसेस को रन से हटाया जाता है और रेडी में डाल दिया जाता है। वेट में नहीं डालते, उसको रन में डालते हैं। सिर्फ एक ऐसा पॉसिबल केस। पहली बात तो ये 2020 में या 21 में आपका ये सवाल बन चुका है ऑलरेडी, 20 में बना था शायद, ये सवाल बन चुका है, तो पहले तो ये क्लियर किया। अब दूसरी बात है कौन कौन काम क्या क्या काम करता है, तो आपको ये भी याद रखना है। रेडी से उठा के रन में लेके जाने के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स हमारे काम आते हैं। अब जो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स हैं अकेले तो कर नहीं सकते, तो इनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्पैचर साथ में काम करते हैं, ठीक है ना। वेट से हमारे पास 2 और स्टेट्स लगी होती है, वो भी आप लोगों के पास में कौन सी होती है, एक मेरे पास में होती है सस्पेंडेड ब्लॉक, है ना, सस्पेंडेड ब्लॉक, और एक मेरे पास में होती है सस्पेंडेड रेडी स्टेट। अब सीन ऐसा है, मान लो यहाँ पर बड़ा ट्रैफिक जैम हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें रैम में चल रही है, यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक जैम हो गया, तो ये वाली जो प्रोसेसेस हैं जिनका इनपुट आउटपुट में अभी और टाइम लगेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई आप थोड़ा सा जाके सस्पेंडेड ब्लॉक वाली स्टेट में चले जाओ। और ये भी कहाँ होती है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती है। जब इनका काम खत्म हो जाता है या इनके लिए इनपुट आउटपुट के काम पूरे खत्म हो जाते हैं, तो इनको उठा के हम लोग डाल देते हैं सस्पेंडेड रेडी में। ये भी कहाँ है, ये भी आप लोगों की सेकेंडरी में है, और फिर इसको दोबारा से किस में डाल देते हैं, रेडी में डाल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या कि क्या सीन हो रहा है। तो रन से वेट में डाल दिया, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, सस्पेंडेड ब्लॉक में डाल दिया रैम को फ्री करने के लिए, सस्पेंडेड रेडी में आ गया, रेडी में चला गया, फिर रन में चला गया, फिर टर्मिनेट हो गया। तो ये आपका कंप्लीट सिनेरियो रहता है। और ये जो काम है जो मैंने ब्लैक कलर से अभी लिखा है सस्पेंडेड वाला काम, ये जो काम है ये काम है किसका, मिड टर्म शेड्यूलर का, मिड टर्म शेड्यूलर। अब आप बोलोगे मिड टर्म आ गया, शॉर्ट टर्म आ गया, तो ये लॉन्ग टर्म का भी कुछ ना कुछ तो काम होता ही होगा। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है यहाँ पर क्या, कौन सी प्रोसेस को उठाना है और रेडी क्यू में डालना है, ये काम किसका है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को संभालना, ठीक है जी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को संभालना किसका काम है, लॉन्ग टर्म का। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करने का किसका काम है, मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, देखो मंजू पटेल जी, आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई शुड नॉट बी बट आई एम, कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप मुझसे या किसी भी टीचर से मत पूछो या किसी भी व्यक्ति से पूछो मत और भरोसा मत करो कि आपका एग्जाम कब होगा, क्योंकि सब झूठ बोलेंगे, है ना। मुझे या किसी और को नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से दिन होगा, हम सब सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं। तो अपने आप को और कंफ्यूज ना करें, जब एग्जाम होगा तब होगा, मैं नहीं बता सकती बिकॉज आई डोंट वर्क फॉर एनटीए। तो आपको सब पागल बनाएंगे, तो किसी की भी बात पे भरोसा मत करो, आप मस्त अपने एग्जाम की तैयारी करो, उस पर ध्यान लगाओ। आप बता दीजिए भाई मुझे यहाँ पर क्या पूछा था, Which one of the following is not a condition for the process state transition from running state to wait state if a high priority process come? Running से wait state में जाने का क्या काम नहीं है? If a low priority process come, if a process request input or भाई सभी लोग जानते हैं ये कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल काम है ये, है ना, ये कभी नहीं हो सकता। 2 लेवल की कैशेस आप लोगों को गिवन है, आप लोगों को कैश के लेवल्स का और साथ ही साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम गिवन है। हिट रेशियो भी आप लोगों को गिवन है। देखो आप लोगों को हिट रेशियो लेवल 1 का भी गिवन है और लेवल 2 का भी गिवन है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो आपके पास में लेवल 1 होता है, देन आपके पास में लेवल 2 है, और उसके बाद में आ जाती है आप लोगों की रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो लेवल 1 अगर लेवल 1 में नहीं मिला तो लेवल 2 में, लेवल 2 से नहीं मिला तो लेवल 3 में, अगर होती तो, नहीं है तो डायरेक्टली रैम से, फिर रैम से इसमें और फिर आप लोगों के प्रोसेसर के पास में। तो मेरे पास में होने क्या वाला है, जो मेरी लेवल 1 है उसका हिट रेशो मल्टीप्लाई बाय जो भी टाइम लगने वाला है मुझे इसके अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली 1 माइनस H1 लगेगा, यानी कि इसका मिस, तो मैं जाऊंगी किसके अंदर, लेवल 2 के अंदर। तो लेवल 2 के अंदर और इसका हिट रेशो यानी कि H2। फिर अगर मुझे इसमें भी नहीं मिलता है तो 1 माइनस H2 हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि मेन मेमोरी के अंदर जितना समय लगता है, TM लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और जो आपकी मेन मेमोरी का हिट रेशो है वो, वैसे तो हिट रेशो तो क्या ही होगा, उसमें तो मिलेगा ही, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करना था। स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन लाइट बहुत हाई है, अब स्क्रीन लाइट
इससे कम तो क्या ही करेंगे। ठीक है, अब ऊपर की लाइट मैं नहीं हटा सकती भाई, अब वो अटैच है सीलिंग से, ठीक है ना, अब उसको उठा के मैं नहीं ला सकती, और वो चलती भी सारी एक साथ ही, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिंगल बंद कर सकती। अब काम चला लो आप। ठीक है, समझ में आया क्या कि यहाँ पर मैंने क्या किया है? तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आप लोगों को निकालना है, डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं थी, बस डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। करना कुछ भी नहीं है, 0.6 मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस करना है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10, देन प्लस करना है आप लोगों को 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों के पास में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपसे बोल रहा है 16 सर्फेसेस है, ठीक है ना। वैसे भी हम सब लोग जानते हैं ना कि जो डिस्क कैसेट होती है हमारे पास में, तो उसमें बहुत सारी डिस्क लगी हुई होती है। आपके पास में टोटल 16 सर्फेसेस हैं, 16 सर्फेसेस हैं, और उन सर्फेसेस में 128 आपके पास में क्या है, ट्रैक्स हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आपके पास में बहुत सारी डिस्क हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। अब एक सरफेस की बात करूं, ऐसी टोटल आपके पास 16 सर्फेसेस हैं। ट्रैक्स की बात करें तो 128 आपके पास में टोटल ट्रैक्स गिवन है, 256 आपको सेक्टर्स गिवन है। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से टोटल कितने सेक्टर्स हैं, 256 आपके टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं। आपसे ये बोल रहा है कि 512 बाइट का डेटा है जिसको स्टोर किया गया है सीरियल मैनर के अंदर, सेक्टर के अंदर। तो आपको ये बताना है कि डिस्क की कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकल, ओके ठीक है, बेसिकली डेटा ब्लॉक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आपको भी पता है कि सेक्टर और ट्रैक के इंटरसेक्शन पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। 512 बाइट का आपका यहाँ पर डेटा बताया जा रहा है। टोटल मेमोरी मुझे निकाल के बता सकता है कोई, बिल्कुल। ये हो गया 2 की पावर 4, ये अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हो गया। ये आप लोगों के लिए 2 की पावर 9 हो जाएगा। अगर इसकी बात करूँ तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। टोटल करना जरा, ठीक है। मैं डेटा के अलावा सारे के टोटल करने बोल रही हूं आपको, करके देखो। डेटा हटा दो, डेटा हटा दो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होंगे सेक्टर को पहचानने के लिए, तो कितने होंगे मैम? 4 + 7 और +8 करो। इससे क्या पता लग जाएगा मैम? इससे ये पता लग जाएगा पर्टिकुलर सेक्टर, जो नंबर ऑफ बिट्स आपसे पूछे गए थे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 8 16 हो जाएगा, और 3 19 बिट्स तो आपके हो गए। और अगर मैं टोटल मेमोरी बोलूं तो मेमोरी में सारे ऐड होंगी, 512 भी ऐड होगा ना, क्योंकि डेटा भी तो होगा। तो 19 और आपके पास में 9 और आ गए, राइट। 19 और 9 और आ गए आपके पास में, हाँ बिल्कुल। तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 28। तो 2 की पावर 28, तो 20 हटा दो, इसमें से अलग कर दो, तो आपके पास में आ जाएगा 256 2 की पावर 8 का, और आपके पास में 20 की वजह से आ जाएगा MB। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 256 तो मेगाबाइट, और 19 आपके बिट्स रिक्वायर हो जाएंगे सेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी भी एक डिस्क में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझने था, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया है। आपके पास में एक ग्रामर है, S डिराइविंग SS, एम्बिगियस तो दिख रही है, पहले ही प्रोडक्शन से दिख रही है, ठीक है ना। राइट रिकर्सिव भी है, लेफ्ट रिकर्सिव भी है, सो देयरफॉर एम्बिगियस है। G produces all strings with equal number of A's and B's. Okay, G can accept by or can be accepted by a deterministic push down automata. बताइए जी, यहाँ पर आंसर मुझे देंगे, बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है, 100% ट्रू है भाई। पहले ही एक्सप्रेशन में समझ में आ रहा है ना कि एम्बिगियस तो है, तो 1 तो 100% आएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि G produces all strings with equal number of A's and B. देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना एक ट्विस्ट है। जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो मुझे लगा था बिल्कुल सही बात लिखी, कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर। बट अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़ो ना, इस स्टेटमेंट को, तो देखो 2 चीजें हैं। आपके पास में S डिराइविंग S है, S डिराइविंग AB है, और S डिराइविंग BA है, ठीक है ना। आई थिंक नल प्रोडक्शन भी है क्या? हाँ, नल प्रोडक्शन भी गिवन है इन ऑर्डर टू टर्मिनेट दिस ग्रामर। ये वाला सिनेरियो आपके पास में है। अगर आप नोटिस करें तो आप जब इसका पास्ट ट्री बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे, है ना। अब यहाँ पे आएगा B, यहाँ पर आएगा A, यहाँ पर आएगा A, यहाँ पर आएगा B। सिमिलरली कभी A B आएगा, कभी कुछ आएगा। कुल मिला के अगर आप लोग देखो ना, तो यहाँ पर ये जो आप लोगों का ग्रामर है,
ये ग्रामर हमेशा जो भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा, जो भी स्ट्रिंग ये ग्रामर प्रोड्यूस करेगा, उसमें इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज होंगे। जो भी स्ट्रिंग ये ग्रामर प्रोड्यूस करेगा, अगर क्वेश्चन या स्टेटमेंट में ये लिखा होता दैट ऑल द स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर ग्रामर विल ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, तो ये बात बिल्कुल ठीक होती, ये बात बिल्कुल ठीक होती। जैसे जो बच्चे ऑप्शन नंबर 1 आंसर दे रहे हैं ना, उनके लिए मैं ये बोल रही हूं, ठीक है। 2 जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया। बट क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑल स्ट्रिंग्स, जितने भी स्ट्रिंग्स मेरे पास में हैं, ऑल स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस ग्रामर। ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूं कि AABP, इसको डिराइव करके देखिए, क्या मैं ये डिराइव कर सकती हूँ? कत्ते नहीं डिराइव कर सकती, नहीं होगा। ABBA पैलिंड्रोम बनेगा हर बार, ये नहीं डिराइव कर सकती मैं, जबकि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज है। सो देयरफॉर ये क्वेश्चन या स्टेटमेंट थोड़ा ट्विस्ट करके अगर पूछ लेती तो आप लोग इसको सही कर सकते थे, बट ये गलत तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और जी जो है उसके लिए मैं एक डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकती हूँ क्या? देखो फाइनाइट है मेरे हिसाब से, तो बना ही सकते हो, एक बार ट्राई करो। वैसे तो देखो पहली बार देखने में ऐसा लग रहा है कि एम्बिगियस है तो नहीं बनेगा, बट एक बार ट्राई करो, बना के देखो। सभी लोगों ने बना के ट्राई किया है क्या? बन जाएगा ये। डिटर्मिनिस्टिक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। पहले एक बारी को देखने के लिए मुझे भी लगा था एम्बिगियस है तो कैसे बनेगा, बट बन जाएगा। देखो इस तरीके से आपका पुश डाउन ऑटोमेटा भी बन जाएगा। अगर हम लोग इस पुश डाउन ऑटोमेटा को अच्छे से रीड करें तो हमको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही जा रही हूँ, या तो ए रीड कर रही हूँ या बी, तो जो आपका स्टैक है उसके टॉप मोस्ट एलिमेंट से मैंने किसको रिप्लेस कर दिया, या तो बी को या फिर ए को। सिमिलरली अगर मेरे पास में कुछ और आता है तो मैं किस पे आ जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ, 2 ही स्टेट इनफ रहेगी। और अगर मेरे पास में एप्सिलॉन मूव आ जाता है तो मैं क्या कर देती हूँ, इसे एक अनरीचेबल स्टेट तक ले जाती हूँ। आपके पास में एक आया है स्टैक की बात हो रही है, और बहुत इजी। और ये क्वेश्चन आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जाम में अगर आप लोग देखो ना तो बहुत ही पॉपुलर हो गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैक में पुश करवाएगा, पॉप करवाएगा और आप लोगों से बताएगा कि क्या करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पुश, मेरे पास में कोई एक स्टैक है 10, उसके अंदर मैंने पुश किया, फिर मैंने 20 को पुश किया है, फिर पॉप किया है तो 20 बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पास में इस वक्त 10 है, ठीक है। और 20 जो है वो बाहर आ चुका है। फिर मैंने दोबारा से 10 को पुश किया है, फिर 20 को अगेन पुश किया है, फिर पॉप किया है, तो फिर से मेरे पास में 20 वापस बाहर आ जाएगा, और 10 मेरे पास में स्टैक के अंदर बच जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने 2 बार पॉप किया है तो एक बार 10 आ जाएगा, एक बार 10 आ जाएगा, राइट। 2 बार और पॉप कर लिया है, फिर उसके बाद में आपने 20 को पुश किया, फिर से 20 को बाहर निकाल लिया, तो 20 20 10 10 20, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला वाला। तो दूसरा ये कह रहा है कि पोस्ट फिक्स आपको निकालना है a प्लस बी एस्ट्रिक। चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। आपके पास में है a प्लस बी एस्ट्रिक c प्लस डी, ओके, एंड f प्लस डी एस्ट्रिक ई। बीच में क्या है? बीच में कुछ भी नहीं है, डिवाइड है, ओके, यही है ना। एक बार स्टेटमेंट देख लो भाई। हंस क्यों रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आया, कुछ गलत बता दिया क्या मैंने? सही चल रहा है ना? सही चल रहे हैं अपन? हाँ जी, आ जाओ, चलो आ जाओ। अब क्या निकालना है हमको? पोस्ट फिक्स निकालना है। देखो पोस्ट फिक्स निकालना ये भी स्टैक का ही एक फीचर होता है, और पोस्ट फिक्स में हम करते क्या है मैम, पोस्ट फिक्स के अंदर हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमारे पास में अगर मैं इस तरीके से लिख कर दूं आप लोगों को a प्लस बी, तो ये जो है ये आपके पास में इनफिक्स फॉर्म में है, जिसमें जो ऑपरेटर होता है वो 2 ऑपरेंड्स के बीच में लिखा होता है। एक मैं इसका प्रीफिक्स बना सकती हूँ और एक मैं इसका बना सकती हूँ पोस्ट फिक्स। तो बेसिकली प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे, पहले आप लोगों का ऑपरेटर आएगा, फिर आपके ऑपरेंड्स आएंगे। वेयरएज अगर मैं पोस्ट फिक्स की बात करूं तो पहले आप लोगों के ऑपरेंड्स आएंगे और फिर बाद में आप लोगों का
ऑपरेटर आएगा। बेसिक सी चीज है, सिंपल सी चीज है, इसको स्टैक में डाल के करो तो थोड़ा लेंदी बनता है। वो हम कब करके आते थे, जब हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में थे, क्योंकि स्टेप्स के पैसे मिलते थे, है ना, आपको लिखने के पैसे मिलते थे ना भाई, कि जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको। इसीलिए तो पूरी कॉपी भर जाते थे, पड़ोसी वाले की भी भर जाते थे कि क्या पता यहीं से हमारी जॉब शुरू हो गई है, सैलरी आने लग गई है। बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा लगाओगे उतने पैसे कट रहे हैं जेआरएफ में से। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली करके आएंगे। तो डायरेक्टली सबसे पहले तो आपको पता है जैसे सिंपल बॉडमास रूल है वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले आपके पास में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में आएगा a प्लस बी एस्ट्रिक, देन आपके पास में सी डी और प्लस आ जाएगा। उसके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो आपके पास में सेम रहने वाला है। और ये जो है मेरे लिए एक एंटिटी बन चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में अब सारे के सारे देखो किस फैशन में लिखे हैं। अब मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है, तो ऑब्वियसली मेरे पास में एस्ट्रिक है, मेरे पास में डिवाइड है, मेरे पास में एस्ट्रिक है अगेन। तो देखो तीनों की एस्ट्रिक की और डिवाइड की दोनों की ही क्या होती है, इक्वल प्रेसिडेंस होती है। दोनों में से ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा प्रायोरिटी होती है। बट जो अगर मैं बोलूँ तो ऑर्डर जो है वो लेफ्ट टू राइट होता है, और इसीलिए मैं पहले एस्ट्रिक को सॉल्व करूंगी। तो पहले एस्ट्रिक को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में आएगा a प्लस बी सी डी प्लस मल्टीप्लाई। ये मेरा एक एंटिटी बन जाएगा। बाकी जो है वो आपके पास में इस तरीके से चलेगा। यहाँ तक कोई गलत, कोई प्रॉब्लम, कुछ किसी को कोई दिक्कत हो भाई जीवन में, कोई तकलीफ, दुख, दर्द, तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ तक ठीक हो गया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब किसकी बारी है, इसकी बारी है ना। तो a प्लस बी सी डी प्लस एस्ट्रिक देन f देन आपके पास में प्लस डी एस्ट्रिक e, यहीं पर चेंज कर देती हूं तो मेरे पास में क्या आने वाला है, डी ई और एस्ट्रिक आने वाला है। अब मेरे पास में ये एक एंटिटी, ये दूसरी एंटिटी, ये तीसरी एंटिटी बच गई है। तो फिर से इन दोनों एंटिटीज को मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो इन दोनों एंटिटीज को सॉल्व करके मुझे मिलेगा a b c d प्लस एस्ट्रिक f डिवाइड प्लस, ठीक है ना। फिर इन दोनों को भी कर देते हैं, तो d e एस्ट्रिक और प्लस। क्या यही आ रहा है कि हमारा आंसर फाइनल? ए बी सी डी प्लस एस्ट्रिक एफ स्लैश डी ई प्लस, हाँ यही आ रहा है। हमारा भी यही आ रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोई दुख दर्द जीवन में हमारे नहीं चल रहा है। देखो आपके पास में यहाँ पर कौन सी एल्गोरिथम है, प्रिम्स एल्गोरिथम है। अब प्रिम्स और क्रुस्कल दोनों काम तो एक ही करते हैं, कौन सा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का, है ना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ही काम करते हैं, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। अब बात ऐसी है कि प्रिम्स जो है वो कनेक्टेड के लिए काम करता है, वेयरएस क्रुस्कल्स जो होता है वो क्रुस्कल्स काम करता है अनकनेक्टेड के लिए, नॉन कनेक्टेड के लिए। तो यहां पर आपको बताना है कनेक्टेड के लिए कौन कौन सा काम होने वाला है, ये आपको बताना था यहां पर। प्रिम्स कनेक्टेड काम करता है। तो मान लीजिए कि मैं ए वाले पे हूं, तो मैं ए से कहां जा सकती हूँ, बी पे जा सकती हूँ, सी पे जा सकती हूँ और डी पे जा सकती हूँ। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ए से डी पे जा रहा है, ये ए से डी पे जा रहा है, ठीक है, ये भी ए से डी पे जा रहा है, ये ए से बी पे जा रहा है, कोई इशू नहीं है। ये जो है वो ई से जी पर जा रहा है, तो ई से जी पर भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है। इनिशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक एक करके चेक करते हैं। ई से जी पे जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपका ई और जी कवर हो गया है, मैं पहला ऑप्शन चेक कर रही हूँ। उसके बाद में ये कह रहा है सी और एफ आपके आ रहे हैं, सी और एफ आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे क्या? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर क्या मैं ये कर सकती हूं, क्या मैं ये कर सकती हूं? हाँ, क्या मैं ये कर सकती हूं? नहीं मैम, आप ये कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि डिस्कनेक्टेड बनेगा ना। क्या बनेगा जी? डिस्कनेक्टेड बनेगा। और अगर मैं बात करूं किसकी, ए डी की बात करूं, यहां पर भी ए डी जा रहा है, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को। अब नेक्स्ट है, फिर ए बी आ गया है, कोई इशू नहीं है। देखो ए से डी जा रहा है क्योंकि मिनिमम है,
समझ में आ गया, यहां से स्टार्ट किया, ए से डी चला गया, ये समझ में आ गया। आपके पास में ए से बी जाने का भी रास्ता है क्या? बिल्कुल रास्ता है, वो भी मिनिमम है, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद में ए से सी जाएगा क्या? नहीं, देखो यहां पर है 22, यहां पर है 26, यहां पर है 22, इसके अलावा यहां पर है 30। ठीक है, और मेरे पास में और कौन कौन सी चीजें जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ यहां पर? कोई और भी है क्या? देखो ए पे वापस नहीं, हम किस पे चले जाएंगे? हम चले जाएंगे डी से एफ पर। हम किस पे चले जाएंगे? डी से एफ पर। ठीक है, फिर आप एफ से किस पे जा सकते हो? सी से जा सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर 4 है। ठीक है, 5 से पहले आप 4 पे चले जाओगे। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता था, और बाकी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पहले, ये भी नहीं होगा क्योंकि मैम डी पर पहले जाओगे, छोटा ये है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां पर? अगर यही चीज मैं क्रुस्कल से करूंगी तो एक बार दोबारा से प्लीज बताएंगे मुझे, अगर मैं सेम चीज क्रुस्कल से करूंगी तो मेरे पास में क्या होने वाला है? अगर मैं सेम चीज बोलूं आपको, देखो क्रिस्टल से अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे पहली बात तो हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि ए ही नोड से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं ए नोड पे हूं तो मैं क्या करूंगी? मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर सारी वर्टिसेस को कवर करना है, तो मैं अगर ए पर हूं तो मैं किस पर जाने वाली हूं? देखो मैं मिनिमम ढूंढने वाली हूं, तो मैं सबसे पहले किसको ढूंढना चाहूंगी? सबसे पहले मैं ढूंढना चाहूंगी ई वाली नोड को या फिर जी वाली नोड को, है ना। मैं सबसे कम वाली को चूज करूंगी, चाहे आप लोग इसको चूज कर लीजिए। चलिए ए से डी पे जाते हैं हम, ठीक है ना। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? इसके अलावा देखो मेरे पास में ये तो थे ही, ठीक है। इसके अलावा ये वाली एज मेरे लिए हो जाएगी कवर। और हाँ भाई, एक और चीज याद रखनी, साइकिल भी नहीं बननी चाहिए, साइकिल भी नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं किस पे जा सकती हूँ? इस पे जा सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं है, अभी तक साइकिल नहीं बनी है। अब उसके बाद में मेरे पास में ऑप्शन है कि या तो ये वाला 10 ले सकते हैं, ये वाला भी 10 है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये वाला 10 लेते हैं, देखो साइकिल बन जाएगा। और डैग चलना चाहिए तो ये नहीं लूंगी, फिर मैं किसको ले लूंगी? इस वाले को कवर कर लूंगी, ठीक है ना। तो मेरी सारी की सारी जो वर्टिसेस है वो कवर हो चुकी है। ओके, टू अवॉइड साइकिल, है ना, टू अवॉइड साइकिल। ओके, जो पूछ रहे हैं उनको बता रहे हैं। हाँ, साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये भी है, बिल्कुल सही बोल रही है शिल्पी कि मैम आप क्या कर लीजिए, क्रुस्कल में हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हो आप, मैंने वही किया है। हो गई ना सारी कवर, वर्टिसेस ही तो कवर करनी थी, अब क्या मतलब लगाया है भाई, सारी वर्टिसेस ही तो कवर करनी है मुझे, और थोड़ी ना कुछ कवर करना है, एजेस तो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मुझे दिखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही मजेदार सवाल है, एक बार इसको आप ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर अगर हम लोग देखें ना, यहां पर हम लोग बात करें तो आपके पास में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है ओवर ए बी सी डी ई, रिलेशन आपको गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आप लोगों के सामने हैं। अगर मैं बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को एक चीज फिक्स होती है जो करनी होती है, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है, देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करूं
तो सबसे पहले आप लोगों को एसेंशियल एट्रीब्यूट्स निकालने होते हैं, और एसेंशियल एट्रीब्यूट्स निकालने का एक बेसिक ट्रिक था जो मैंने आप लोगों को सिखाया भी है। हमारे पास में जो भी एट्रीब्यूट्स है आप उनको लिखिए A B C D और E। उसके बाद में आपको करना क्या है, आप लोगों को सभी को ये करना है कि जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसका एक चार्ट बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए चार्ट यहां पर आप लोगों को बोला हुआ है कि D जो है वो डिराइव कर रहा है किस किस को, A को और C को। तो जिसको डिराइव कर रहा है उसके आगे एरो लगा दीजिए, और जो कर रहा है डिराइव उसके आगे कुछ भी मत लगाइए, कोई एरो नहीं, बस इस तरीके से, ठीक है ना, जिसको हम इनकमिंग एज और आउटगोइंग एज भी बोलते हैं। ए जो है वो आपका अकेला बी को और डी को दोनों को क्या कर दे रहा है, फाइंड आउट कर दे रहा है। बी जो है वो ई को फाइंड आउट कर दे रहा है, और जो ई है वो डी को फाइंड आउट कर दे रहा है। यानी कुल मिला के एसेंशियल एट्रीब्यूट फाइंड आउट करने का सबसे छोटा तरीका ये है। इस तरीके से चार्ट हम लोगों ने बना लिया, कौन किसको फाइंड आउट कर रहा है, इस तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाया। दूसरा चीज, यहां पर अगर कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट आपको दिखता है जिस पर इनकमिंग एज नहीं है तो वो आपका एसेंशियल एट्रीब्यूट हो जाएगा। सीधा सीधा आपको ये निकालना है, और हम सब लोग जानते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट का कैंडिडेट की में होना मैंडेटरी है। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिस पे इनकमिंग ना हो। देखो इस पे इनकमिंग है, इस पर इनकमिंग है, इस पर भी है, इस पर भी और इस पर भी है। यानी कि मुझे एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी कैंडिडेट की है। तो स्टेप नंबर 2 जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, कैंडिडेट की को फाइंड आउट करना। एंड नॉट जस्ट वन, एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती है, तो भैया सारी ही फाइंड आउट करेंगे। तो जो ए है देखो वो ए ट्रिवियल, ए को ए तो फाइंड ही कर लेगा। इसके अलावा जो है वो बी और डी को फाइंड आउट कर रहा है, डी जो है वो सी को और ई को, यानी कि ए क्या हो गया आपका कैंडिडेट की हो चुका है। इसी तरीके से मैं बी को भी चेक करूंगी, तो बी जो है वो बी को फाइंड आउट कर रहा है और ई को फाइंड आउट कर रहा है। इसके अलावा जो ई है वो डी को फाइंड आउट कर ले रहा है, डी जो है वो ए और सी को फाइंड आउट कर ले रहा है, यानी कि बी भी आपका कैंडिडेट की है। इसी तरीके से सी देखोगे तो सी जो है वो आप लोगों का सी को तो फाइंड आउट कर ही रहा है। इसके अलावा कुछ और फाइंड आउट कर रहा है क्या, इसके अलावा नहीं मैम, सी और कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, देखिए सी कुछ और फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है। चाहिए डी को देख लेते हैं, डी कुछ फाइंड आउट कर रहा है क्या, हाँ जी, डी जो है वो डी को भी फाइंड आउट कर रहा है, सी को भी और ए को भी फाइंड आउट कर रहा है। ए जो है वो बी को और डी जो है वो ई को, तो डी भी क्या हो गया आपका कैंडिडेट की हो गया। ई का भी देख लेते हैं भैया, ई जो है वो ई को भी फाइंड आउट कर रहा है, बी को भी फाइंड आउट कर रहा है, इसके अलावा डी को फाइंड आउट कर रहा है ई, डी जो है वो ए और सी को फाइंड आउट कर रहा है, तो ई भी क्या हो गया आपका कैंडिडेट की हो गया। सिर्फ एक सी है जो आपका कैंडिडेट की नहीं है, बाकी सारे आपके कैंडिडेट की है। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में हमारा थर्ड स्टेप ये होता है कि हम BCNF से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में थर्ड NF, फिर उसके बाद में सेकेंड NF, फिर 1NF चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम BCNF कैसे चेक करेंगे, अगर आपके पास में अल्फा टेंड्स टू बीटा कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसको आपने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के लिए चेक करना है, तो आपको देखना होगा कि अगर अल्फा सुपर की है तब तो वो 100% क्या होगा आप लोगों का BCNF में होगा, अदरवाइज कुछ भी लगा लो नहीं होगा। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पर डी, तो डी जो है वो आपका खुद कैंडिडेट की मतलब सुपर की है 100%, ठीक है। ए भी सुपर की है, बी भी सुपर की है और ई भी सुपर की है, यानी कि ये जो है ये आप लोगों का किसके अंदर आ गया, BCNF के अंदर आ गया। मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको एसेंशियल एट्रीब्यूट निकाल के कॉम्बिनेशन नहीं बनाने थे, ठीक है ना। यूजुअली हमने हर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन बना के चेक किया, सो इसीलिए थोड़ा अलग क्वेश्चन था जो हमने प्रैक्टिस पर्पस के लिए ले लिया। टाइप्स ऑफ हैशिंग हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखो आप लोगों के पास में सबसे पहले तो हैश वैल्यू है k mod n, ऑब्वियसली mod 10 आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, और k वैल्यू जो है अब वो मेरे लिए नेक्स्ट वैल्यू होगी। तो देखो 46 को आप लोग करोगे तो 46 mod 10 करोगे तो आपके पास में आएगा 6 पर ऑलरेडी ये है फिक्स हो गया है। देन अगर मैं बात करूं तो 42 को आपने प्लेस किया है तो आपके पास में 2 आएगा, हो गया। 34 को आपने प्लेस किया है तो 4 आएगा, तो यहाँ पर भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। 52 को आप करोगे तो फिर से आपके पास में 2 आएगा, और यहाँ पर आप लोगों ने इसे 5 पे किया है, जबकि हम लोग लीनियर प्रोबिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि लीनियर प्रोबिंग इस्तेमाल करने पर क्या 52 की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आने वाली है, 52 क्या यहाँ पर आने वाला है? लीनियर प्रोबिंग इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल नहीं आने वाला है। कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, उसके नेक्स्ट जगह आना चाहिए था। 23 जहां पर लिखा है वहां पर आ जाना चाहिए था उसको, तो 100% ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 34 यानी कि 4 में आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया। कलर चेंज कर लेती हूं मैं। 34 ओके करेक्ट है, देन 42 करेक्ट है, 23 करेक्ट है, 52 करेक्ट है क्या? 52 करेक्ट है क्या? लीनियर प्रोबिंग कर रहे थे हम, तो क्या यहां पर ये सही है?
क्या ये यहां पर सही है? नहीं है। अरे मैम सही तो है, लीनियर प्रोबिंग है, आना जहां चाहिए था वहां पर नहीं आ रहा। देखो यहां पर भरना था, फिल है, नेक्स्ट पे जाएगा, फिल है, नेक्स्ट पे जाएगा, फिल है, उसके नेक्स्ट पे जाएगा, फिल नहीं है तो भर दिया, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखो 33, अब 33 के लिए मुझे यहां पर आना था, देखो यहां पर नहीं जाएगा, यहां पर नहीं जाएगा, यहां पर नहीं जाएगा, पर यहां पर आ जाना चाहिए था, वेयर इज इसके नीचे लिखा हुआ है, यानी कि 33 की पोजीशन इसमें गलत है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। सी ऑप्शन देखो 46 आ गया आप लोगों के पास में, लेट मी क्लियर इट आउट, है ना। दोबारा से देखते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं इस बार। आपके पास में आया सबसे पहले 46, ठीक है, 6 पर आ गया, देन 34 आया, देन 34 जो है वो 4 पे आ जाएगा, 42 आया, 42 यहां पर आ गया, 23 आया, 23 भी सेट हो गया, 52 आया, 52 को यहां आना चाहिए था, नहीं आ पाया, यहां आना चाहिए था, नहीं आ पाया, लीनियर प्रोबिंग है तो उसके नेक्स्ट पे आया, नहीं आया, यहां पर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 52 की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। आगे देखो 33 को आना चाहिए था, यहां पर नहीं आ पाया, नहीं आ पाया, नहीं आ पाया, बट अगेन फिर से यहां पर आना था, फिर से यहां पर आना था, तो जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गई है? राइट, प्रॉब्लम क्लियर हो गई है कि यहां पर इस सीक्वेंस के लिए कोई भी ऐसी की नहीं है जो गलत मैच हो रही हो। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लीनियर प्रोबिंग में क्या करते हैं, अगर वो पोजीशन खाली नहीं है तो उसके नेक्स्ट वाले में बिठा दो भाई, अगर वो खाली नहीं है तो उसके नेक्स्ट वाले में। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में मैम स्क्वायर पे चलते हैं, एक्सपोनेंशियल पे चलते हैं। हैशिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, अदरवाइज आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया। इंपॉर्टेंट है भैया, हैशिंग पढ़ के जाएंगे सभी लोग। 3 स्टेज की पाइपलाइनिंग आपको गिवन है मैम। डिले जो है वो 10 नैनो सेकेंड्स, 20 नैनो सेकेंड्स एंड 14 नैनो सेकेंड्स का गिवन है, ठीक है। आई हैव अ पाइपलाइन सीरीज जहां पर 3 स्टेज है, ठीक है ना। पहले का डिले 10 नैनो सेकेंड्स है, 20 है और 14 है। अब सीन ऐसा है कि टोटल मेरे पास में 100 एग्जीक्यूशन है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन कितने हैं? टोटल 100। अब सीन ऐसा है कि मुझे इन दोनों के बीच में कोई भी डिले नहीं गिवन है, कोई भी पाइपलाइन हैजार्ड भी नहीं गिवन है, किसी भी तरीके का हैजार्ड भी नहीं है। आगे कह रहे हैं कि बताइए मैम यहां पर मुझे 100 इंस्ट्रक्शन को अगर पाइपलाइनिंग में एग्जीक्यूट करना है तो कितना समय लगेगा। आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन मैम हमारे लिए डिफरेंट है। k + n-1 मल्टीप्लाई बाय साइकिल टाइम जो आपकी है, क्लॉक साइकिल टाइम जो है, वही आपका मैम यहाँ पर सही आंसर होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आंसर आ रहा है, वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये मैम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है जो आप हमारे लिए बना के लेके आए हो, है ना। ये गेट का रिपीटेड क्वेश्चन है तो आंसर भी आपको याद होने चाहिए। लास्ट ईयर जब बैच वाले बच्चों ने मुझे ऐसा बताया था, जैसे आपको याद हो कृष्णा का तो मैंने इंटरव्यू भी लिया था चैनल पर, तो उसने मुझे ऐसे बोला था मैम कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे, क्योंकि हम गेट के और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा करते हैं, मैं एग्जांपल्स में जैसे अभी डिस्क्रीट पढ़ा रही हूँ तो उसमें करवाती हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसके उसके आंसर याद थे, क्योंकि आपको पता है गेट का रिपीट होता है। अब यहां पर करना कुछ भी नहीं है, आपको पता है पाइपलाइनिंग के अंदर मैम जितना टाइम जो मैक्सिमम डिले का होता है उतने टाइम में बाकी तो हो ही जाएंगे एग्जीक्यूट, यानी कि मैक्सिमम डिले वाला टाइम मुझे ले लेना है। तो क्लॉक साइकिल मेरी हो गई 20 मल्टीप्लाई करके के यहां पर क्या होता है, स्टेज होती है, 3 स्टेजेस है, प्लस एंड मतलब टोटल 100 इंस्ट्रक्शन है तो पहले इंस्ट्रक्शन को 3 साइकिल लगेगी। इसके अलावा मैम बाकी सभी को 1 क्लॉक साइकिल, क्योंकि आपका सीपीआई जो होता है वो 1 होता है पाइपलाइन के अंदर, तो प्लस 99 वाला सिनेरियो आप लोगों का चल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं करना है, 102 को मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछती कि यहां पर आप लोगों को स्पीड अप निकालना है तो कोई मुझे बता सकता है क्या स्पीड अप कितना होता है? मैम देखिए स्पीड अप बराबर होता है कि नॉन पाइपलाइन के अंदर जितना टाइम लगा डिवाइडेड बाय पाइपलाइन के अंदर जितना टाइम लगा। अब पाइपलाइन का टाइम तो आ ही गया और नॉन पाइपलाइन का टाइम पूछूं तो आपको पता है कि हर 100 इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे इतना ही टाइम लगेगा। मुझे यहां पर स्पीड अप निकाल के कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर बताएंगे जी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। पीडीएफ हर क्लास के बाद मैं कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और वहीं से आपका क्वेश्चन है सेट थ्योरी से, बहुत आसान सा सवाल है। देखो क्या पूछ रहा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगर मेरे पास में क्या है, 2 रिलेशन है आर और एस,
इमेजिन करिए कि मेरे पास में R से S को मुझे रिलेट करना है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर मेरे पास में R के अंदर m नंबर ऑफ टपल्स हैं, S के अंदर मेरे पास n नंबर ऑफ टपल्स हैं, तो आप ये बताइए कि इनके जो रिलेशन बनने वाला है उसमें मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज क्या हो सकती है। तो हम सब लोगों को अच्छे से पता है मैम, जो आप लोगों का मैक्सिमम रिलेशन किन्हीं भी दो सेट्स के अंदर बन सकता है वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कितने लोग हैं जिनको ये पता है, याद है क्या? अभी अभी पढ़ाया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पेड बैच में, अभी जस्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको हम लोग बोलते हैं क्या मैम? जी हाँ बोलते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अनदर सेट, यानी कि m क्रॉस n। तो मैक्सिमम मेरे पास में कितने टपल्स हो सकते हैं इनके रिलेशन के अंदर? m क्रॉस n। ये हटाइए, ये भी हटाइए, या तो ये होगा या ये होगा। अब कैसे बताएंगे क्या आंसर होगा? मैम मिनिमम भी निकालना आता है हम लोगों को। आपको पता है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स मैं कैसे निकाल सकती हूँ किसी भी रिलेशन में? मैम देखिए, आपके पास में मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स हो सकते हैं 0। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्यों हो सकते हैं मैम 0? इमेजिन करिए कि मेरे पास में जो दो रिलेशंस हैं, उन दोनों रिलेशंस के अंदर इमेजिन करिए कि मेरे पास में एक कॉमन एट्रीब्यूट है, पर दोनों ही कॉमन एट्रीब्यूट के अंदर कुछ भी क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो मेरे पास में इन दोनों को आप रिलेट भी कर दो, भले ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास m क्रॉस n आ जाएगा। फिर आप लोग ज्वाइन ऑपरेशन यहाँ पर लगा के इनको क्लब कर सकते हो, पर मैम वहां पर हमेशा कॉमन ढूंढा जाता है, और कॉमन में भी सेम टपल वैल्यूज के लिए ही मेरे पास में रिजल्ट आता है, नहीं तो ब्लैंक होता है। याद है क्या? इनर जॉइन, आउटर जॉइन, है ना, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, नेचुरल जॉइन, ये सब हमने पढ़ा है। तो आपको याद होना चाहिए कि 0 हमारे पास में टपल हो सकते हैं जी। सही है? चलिए देखो, आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखो, राउटिंग ऑफ द सिग्नल्स डिवाइड द आउटगोइंग मैसेजेस इनटू द पैकेट्स एंड एक्ट एज अ नेटवर्क कंट्रोलर फॉर राउटिंग डेटा, मेक एंड ब्रेक कनेक्शंस, डिफाइन वोल्टेजेस, डेटा रेट्स, कन्वर्ट डेटा बिट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। भैया बिट्स पर तो एक ही लेयर काम करती है पूरी की पूरी OSI मॉडल के अंदर, बहुत सिंपल है। सिंक्रोनाइजेशन, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, असेंबल आउटगोइंग मैसेजेस इनटू फ्रेम्स। इट वर्क्स एज अ ट्रांसलेटिंग लेयर। ट्रांसलेटिंग लेयर तो एक ही है भाई, फिजिकल लेयर। डी का होना चाहिए था 4। आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में आपको गलती करनी चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सब बच्चों को आता है भाई, और आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपकी गड़बड़ है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है ट्रांसलेशन का, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डीकंप्रेशन, ये सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है उसका काम होता है राउटिंग करने का, जहां राउटिंग वर्ड आता है नेटवर्क लेयर। बिट्स पर काम करने का सिर्फ एक का ही हक है, दैट इज फिजिकल लेयर, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर होती है जिस पर मैम हम लोग फ्रेम्स पर काम करते हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं ना तो ये चीज एक ऐसा टॉपिक है जो आप गलती से भी नहीं भूल सकते। एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में मेजर किया है तो आप कभी नहीं भूल सकते हो ये OSI मॉडल एप्लीकेशन लेयर हो गई आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद में आपकी प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है हमारे पास में सेशन लेयर होती है। देन हमारे पास में आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। देन हमारे पास में आती है हमारी नेटवर्क लेयर। देन हमारे पास में आती है हमारी डेटा लिंक लेयर, और फिर हमारी फाइनल होती है फिजिकल लेयर। अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप लोगों को YouTube पे वीडियो नहीं मिलता है, सर्च करना कंप्यूटर नेटवर्किंग क्रैश कोर्स बाय अदिति मैम। मैंने पूरी मैराथन भी ली थी इसकी। तो एप्लीकेशन लेयर है आप लोगों का, प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है। तीनों पर हम जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज करते हैं वो टर्मिनोलॉजी होती है डेटा। यहाँ पर तो डेटा ही होता है। जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाते हैं तो तब हम इसे कहने लग जाते हैं क्या? तब हम इसे कहते हैं सेगमेंट्स, ठीक है। नेटवर्क लेयर पर हम इसे क्या कहते हैं? पैकेट्स। और हम डेटा लिंक लेयर पर क्या कहते हैं? इसे फ्रेम्स, ठीक है जी। और यहां पर हमारा इकलौता लेयर है जो बिट्स पर काम करता है, सिग्नल्स पे काम करता है, दैट इज योर फिजिकल लेयर। एक्चुअली में फिजिकल लेवल पर काम करता है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कीवर्ड से मैच करना है और आपका आंसर सही आएगा। याद रखिएगा, यहां पर आप सभी लोगों के पास में आपका जो भी डेटा होता है, डेटा के साथ में हमारे पास में पोर्ट नंबर ऐड होता है, ठीक है जी। पोर्ट नंबर हमारे पास में होता है।
यहां पर हमारे पास में जो होता है वो क्या ऐड होता है, आईपी एड्रेस ऐड होता है। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास में क्या आता है, हमारा मशीन एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस ऐड होता है। हमारे पास में जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इकलौता एक ऐसा लेयर है जो मीडिएटर लेयर के जैसा काम करता है। ठीक है ना आप इसको कह सकते हो कि ये आपका ऐप लेयर है, ना आप इसको कह सकते हो यानी कि ये आप लोगों के क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर्स कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर लेयर्स कहलाते हैं। ये जो होता है ये बोथ होता है, ना इसको आप सॉफ्टवेयर कह सकते हो ना हार्डवेयर, या कहना चाहते हो तो दोनों ही कह सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एप्लीकेशन लेयर आप लोगों का पहला लेयर है अगर मैं सेंडर पॉइंट से देखूं तो, और रेसिपिएंट साइड से देखूं तो पहला लेयर मेरा फिजिकल लेयर होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है आपकी डेटा लिंक लेयर, क्योंकि डेटा लिंक लेयर एक ऐसी लेयर है जिसमें बहुत सारे काम छुपे हैं। लॉजिकल लिंक लेयर और मैक लेयर, दो लेयर से मिलकर डेटा लिंक लेयर बनती है। सबसे पहले डेटा किस तरीके से जाएगा, ठीक है, ट्रांसमिशन डिले कितना होगा, प्रोपोगेशनल डिले कितना होगा, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा फ्लो कंट्रोल के लिए, एक्सेस कंट्रोल के लिए, ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम डेटा लिंक लेयर पे होती है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल भी आपके यहीं आते हैं। एक चीज याद रखिएगा, पिछले सालों में कई बार ओएसआई मॉडल के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डायरेक्ट सवाल आया है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि इसका राउटिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम 3 वे हैंडशेकिंग टीसीपी यूडीपी का काम संभालना हो गया, सेशन लेयर का काम सेशन का रिस्टोरेशन करना हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर का काम हो गया एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेशन डीकंप्रेशन। एप्लीकेशन लेयर की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है कि भाई मैसेज कैसा फाइनली दिख रहा है सामने वाले को, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिजिकल लेयर, फिजिकल फॉर्म में कौन सी टोपोलॉजी यूज होगी, कौन सा आपके पास में इक्विपमेंट यहाँ पर लगेगा, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है ना। हाँ, स्मॉल ओ की वही सारी फंक्शनैलिटी होती है मोहित, बस एक ही डिफरेंस होता है, ओपन ब्रैकेट होता है वहां पर। ठीक है ना, यहाँ पर मेरे पास में जो एंड वैल्यूज होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है फंक्शन में, वेयर एज स्मॉल ओ के अंदर वो भी इंक्लूडेड होती है। सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपसे, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑफ कोर्स मैंने आपको डिटेल वीडियो दिया है, आप कंप्यूटर नेटवर्किंग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, अगर आप पेड में हो तो नेटवर्किंग पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो ठीक है, प्रोटोकॉल वाला सीन भी आपको याद रखना है कि प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं, तो ये चीज प्लीज याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आईएसडीएन हो गया, ईथरनेट हो गया, ये सब फिजिकल लेयर पे आते हैं। देन आपका एटीएम हो गया, फाइबर केबल हो गया, पॉइंट टू पॉइंट हो गया, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है वो यहाँ पर नहीं मैम, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये गड़बड़ हम करके आते हैं क्योंकि एड्रेस रेजोल्यूशन और आपका रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन क्या है भाई, आईपी से मैक और मैक से आईपी। अब हम क्या करते हैं मैम, मैक का नाम सुनते ही डेटा लिंक लगाते हैं, जो कि गलत है। किस पे होता है, नेटवर्क लेयर पे होता है, क्योंकि जब तक नेटवर्क लेयर पे जाओगे नहीं आईपी एड्रेस मिलेगा नहीं। टीसीपी यूडीपी सबसे फेमस है ही इसके। पिगी बैंकिंग किसका काम होता है, डेटा लिंक लेयर का भी होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी होता है, दोनों ही लेयर्स का काम होता है। जहां पर मैच द कॉलम मिल जाए लगा दीजिएगा। ठीक है ना। फिर आप लोगों के सैप जैसे प्रोटोकॉल सेशन लेयर पे यूज होते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल हमारे कहाँ आते हैं, एप्लीकेशन लेयर पर। आपका एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, पॉप3, एसएनएमपी, आईसीएमपी, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो कहाँ पर यूज होते हैं, आप लोगों के सारे यहीं पर यूज होते हैं।